to the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. क्लास 10th में फर्स्ट लेसन है रिसोर्स संसाधन। और हम सभी जानते हैं कि वो सभी पदार्थ जिसका मानव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उपयोग करता है वे सभी रिसोर्स कहलाते हैं। अब इसमें स्थायित्व के आधार पे, विकास के आधार पे, स्वामित्व के आधार पे कई सारा वर्गीकरण इसमें है। जैव, अजैव, सजीव, निर्जीव, ये सारे। इस टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ेंगे आज मृदा संसाधन, मिट्टी का रिसोर्स। चूंकि इंसान सभी संसाधनों का उपयोग करता है, इसलिए मानव सबसे बड़ा संसाधन है। इस दृष्टिकोण से मिट्टी का किन किन स्वरूप में, किन किन प्रकार में इंसान उपयोग करता है, ये हम सभी जानते हैं और इससे अवगत भी हैं। चूंकि इंसान की मूलभूत आवश्यकता भोजन, वस्त्र और आवास, तो भोजन इसकी पहली आवश्यकता है और वो निर्भर करता है, डिपेंड करता है मिट्टी और उसके बनावट। तो मिट्टी संसाधन सभी संसाधनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि जीवन शैली, जीव जगत का जीवन एक तरह से कहें तो इसी पर निर्भर है। तो मिट्टी का निर्माण जो है वह लाखों वर्ष की एक सतत प्रक्रिया है। कोई एक दिन में मिट्टी का निर्माण होता नहीं है। जितने भी पेड़ पौधे वनस्पति हैं, उससे इसके सड़ने गलने से कई 1 सेंटीमीटर बनने में कई लाखों वर्ष लग जाते हैं मिट्टी के निर्माण। आरंभ में जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो निर्माण काफी तप्त अवस्था में पृथ्वी थी, गर्म अवस्था में थी। कालांतर में ठंडा होते चली गई, बारिश हुआ, जल का फैलाव पूरे अर्थ पे आया, पृथ्वी पर आया। उसके बाद जलीय जीव आए, उसके बाद रीढ़ विहीन जीव आए, उसके बाद रीढ़ वाले जीव आए, उसके बाद जल और थल में चलने वाले जीव आए, और फिर वनस्पति का निर्माण हुआ और सारे जीव जगत का निर्माण हुआ। और निंडरथल या होमो सेपियंस, या यूं कहें कि हम जो अभी इंसान हैं, यह प्रकृति का सबसे लेटेस्ट प्रोडक्ट है इंसान। तो 1 सेंटीमीटर की मिट्टी बनने में कई लाखों वर्ष लगते हैं। अब ये निर्माण जो होता है, इसमें एक भूमिका होती है नदी का, रिवर। ये पर्वतीय क्षेत्र से नदियां निकलती है और आप जानते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र में तली अवरोधन करके नदी बहुत सारे छोटे छोटे कण, टुकड़े, मिट्टी, बजरी, वनस्पति आदि को अपने साथ लेके चलती है। तो साथ लेके चलने के क्रम में कई सारे कण आपस में रगड़ खाते हैं, जिसको सन्नी घर्षण कहा जाता है। सन्नी घर्षण, ये आपस में रगड़ खाते हैं, महीन बनते हैं, और यह गाद स्वरूप में जल के द्वारा ढो करके लाए जाते हैं। और जब मैदानी भाग में ये पहुंचती है नदियां, तो दोनों ओर, चूंकि इसका वेग कम हो जाता है, तो दोनों ओर निक्षेप कर देती है, डिपॉजिट कर देती है। पिछले चैप्टर में आप पढ़े होंगे, रिवर का 3 वर्ग है: इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। इरोजन चट्टान को अपने मूल स्थान पर आंतरिक या बाह्य प्रक्रम के द्वारा स्थानांतरित कर देने की प्रक्रिया अपरोधन कहलाती है। और जिस वेग के द्वारा वो अवसाद एक जगह से दूसरे जगह जाता है, वो परिवहन कहलाता है। और वेग कम हो जाने के बाद जहां वह एक दूसरे जगह क्षेपित हो जाता है, रख दिया जाता है, तो उसे हम निक्षेपण कहते हैं, डिपोजिशन कहते हैं। तो डिपोजिशन प्रक्रिया जो है वह मिट्टी निर्माण की एक प्रक्रिया है। अब इसमें जो हमारा अर्थ है, सियाल सीमानी से इस प्रकार में डिवाइड किया गया है। तो ऊपरी तल जो है, अब चट्टान का एक परिच्छेदिका, एक ग्राफ के माध्यम से ये समझाया गया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है ये आधारी तल। ये आधारी तल जो है इसका, ये चट्टान का मूल स्वरूप होता है और इस पे लाखों वर्ष के जमाव से, निक्षेप से इसका निर्माण हुआ है। और इसके ऊपर आता है अति स्तरीय आधारी चट्टान। ये आधार चट्टान के ऊपर ये चट्टान के टुकड़े आते हैं, और फिर इसके ऊपर आता है अवक्षेप चट्टान, बालू, गाद, रेगल, बजरी, पत्थरी, ये तमाम चीजें
जो नदी धो करके लाती है और स्तरतः, मतलब एक प्लेट के ऊपर दूसरा प्लेट, तीसरा प्लेट, ऐसे करके जो जमाव होता है वो अपक्षेत्र कहलाते हैं। और इसके ऊपर आता है ऊपरी संस्तर मृदा, मतलब भूपृष्ठ की वो चट्टान, वो सतह जिसमें हजारों मिनरल्स की मात्रा होती है और खनिज का विकास इसके ऊपर डिपेंड करता है। और इंसान का जितना भी कृषि कार्य हो या फिर वनस्पति हो या जीव जगत का कार्य हो या फोटोसिंथेसिस की क्रिया में सहायक हो, ये सब चीजें ऊपरी संस्तर पर निर्भर करता है। ये इसका ग्राफ है, इस माध्यम से आप समझ सकते हैं। अब दूसरा क्या है कि मिट्टी निर्माण बनने की प्रक्रिया, मिट्टी बनने की जो प्रक्रिया है वह किन किन चीजों पर निर्भर करती है। अब लाल मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, गहरी काली, भूरी काली, जलोढ़, जलोढ़ में भी जलोढ़ पंख, फिर बांगर, फिर खादर, तमाम नाम आप पढ़े होंगे, सुने होंगे। इन सबको डिवाइड करने वाला वो कौन सा तत्व है? तो इसका रंग, सबसे पहले मिट्टी का रंग किस रंग का है उस आधार पर इसको कैटेगराइज किया गया है। दूसरा है उसकी गहराई। अब यहाँ परिच्छेदिका को समझिए, चट्टान किस गहराई पर, किस लेवल पर, किस स्तर पर, किस प्रकार का, ये गहराई के आधार पर मिट्टी का वर्गीकरण है। दूसरा होता है इसका गठन, मतलब यह किन तत्वों से मिलकर के इसका निर्माण हुआ है, बना है मिट्टी। उसके बाद आता है इसकी आयु, अब यह किस आयु वर्ग का है, इसका निर्माण किस खंड में हुआ है, एलिगोसिन और से लेके कल्प जो है ज्योग्राफिकल एरा है, आर्कियन, कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन, तो ये तमाम जो युग हैं ज्योग्राफिकल युग, और किस युग में टर्शियरी है, गोंडवाना है, तो अब किस कालखंड में इसका मिट्टी का निर्माण हुआ है ये डिपेंड करता है। उसके बाद आता है भौतिक एवं रासायनिक संरचना, फिजिकल एंड केमिकल स्ट्रक्चर, जिस आधार पर इसका निर्माण हुआ है। अब होता क्या है कि जब अपरदन होता है, अपक्षय होता है मिट्टी का, तो चट्टान जैसे स्लोप है, स्लोप पर चट्टान है, चट्टान से बना स्लोप है। अब इसमें बारिश की बूंद होती है, बारिश के बूंद होने पर जब बूंद मिट्टी में घुल जाती है तो घुलने के पश्चात वह सरकना शुरू कर देती है, स्लाइड, लैंडस्लाइड, वह सरकती है। यह होता है केमिकल। पानी में खनिज, मिट्टी की मात्रा, खनिज की मात्रा, जो उसमें मौजूद तत्व है जो घुलनशील है, वो पानी में घुल जाता है और पानी के साथ वो नीचे से सर जाता है, उतर जाता है, अपक्षय हो जाता है। दूसरा होता है केमिकल, फिजिकल, चट्टान है, हवा के झोंके से टूट फूट करके नीचे गिर गया, उसके बाद ग्लेशियर पिघला, ग्लेशियर हिमखंड बड़े बड़े चट्टान को बहा के लेके चले गए, ये प्रक्रिया कहते हैं फिजिक्स। इन सारी चीजों पर हम इसी प्रकार को पढ़ते हैं। अब ये तो इसके प्रकार हैं, इसकी परिच्छेदिका है। अब भारत के अगर एस्पेक्ट में इसका अध्ययन किया जाए तो हिंदुस्तान में हम सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और 65% से ऊपर आबादी यहाँ की कृषि पर निर्भर है, जो कि खनिज संपदा पर निर्भरता उससे कहीं ज्यादा कृषि पर निर्भरता हिंदुस्तान की है। इसलिए भारत कृषि प्रधान देश है, 130 करोड़ की लगभग आबादी है और इसके भरण पोषण के लिए भोजन एक पहली आवश्यकता है। तो भारत का जो मिडिल एरिया प्लान एरिया है, मिडिल में उत्तर भारत का विशाल मैदान जिसको कहते हैं सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। सिंधु नदी का जो 5 सहायक नदी है, फिर गंगा नदी का जितना भी सहायक नदी, फिर ब्रह्मपुत्र नदी का जो भी सहायक नदी है, इन नदी, मुख्य नदी और इसके सहायक नदी के द्वारा निक्षेपित होकर के एक विशाल उत्तर भारत का मैदान निर्माण करता है, जो दुनिया का मतलब भोज्य सामग्री का कटोरा है, खाद्य सामग्री का कटोरा है। दुनिया में सबसे ज्यादा अनाज उत्पादन इस एरिया में, भारत के मिडिल ईस्ट एरिया में होता है, मैदानी। तो अब उसके बाद पठारी क्षेत्र में भी, सीढ़ी नुमा खेती, पहाड़ी क्षेत्र में भी, तटवर्ती क्षेत्रों में भी, लगभग हिंदुस्तान के प्राय सभी क्षेत्रों में, कुछ छोड़ दिया जाए लेह लद्दाख का ठंडा मरुस्थल क्षेत्र या फिर थार का गर्म मरुस्थल क्षेत्र या फिर कुछ ऐसे दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र
जिसको छोड़ दिया जाए तो लगभग हिंदुस्तान के सभी क्षेत्रों में किसी न किसी प्रकार की खेती निश्चित रूप से होती है। और यहाँ तमाम तरह के भूदृश्य उपलब्ध हैं और तमाम तरह के ज्योग्राफिकल कंडीशन उपलब्ध हैं और क्लाइमेट के भी प्रकार दुनिया में सबसे ज्यादा अगर हिंदुस्तान में ही है। बायोडाइवर्सिटी का भी हॉट स्पॉट जितना है पूरी दुनिया में, तो उसमें भारत के कई सारे हॉट स्पॉट बायोडाइवर्सिटी की दृष्टि से यहाँ पे उपलब्ध हैं। तो पहला प्रकार है जलोढ़। अब जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि जलोढ़ मृदा मतलब जल के द्वारा ढो करके लाई गई मृदा। अब जल के द्वारा ढो